बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, नून लीग के वक्त की एमकेएम रहनुमाओं से आज मुलाकात हुई है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि सिंध में नए इत्तेहाद की ज़रूरत है। एमकेएम से इत्तेहाद चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम चाहते हैं। लीगी वफ़द की पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह साहब से भी मुलाकात हुई। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब सऊदी अरब का सरकारी दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो है नून लीग के वक्त की एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी ये कहा है कि हमारे दरमियान सीटों के एडजस्टमेंट पर तकसीम के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन साहब ने हलफ उठा लिया, निगरान वज़ीर आला केपी का जी। और कल तक आइन खामोश था इस पे जी। आज लेकिन ये हलफ हो गया जी। तो ये अब इसको ये कैसे हुआ, क्योंकि वो तो मेरा अपना जो ख्याल था और मेरी जितनी माहिरीन कानून और आइन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गालिबन इस पर रुजू किया जाएगा अदालत से या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रास्ता निकालने के लिए, क्योंकि पिछली जो हुकूमत है वो ख़त्म हो गई। उन्होंने नाम भी नहीं दिए, वो ख़त्म भी हो गई। महमूद खान साहब की उन्होंने पार्टी वगैरह शायद अपनी चेंज की, तो वो इस पे इलेक्शन कमीशन को आना चाहिए था, क्योंकि इस पे आइन खामोश था। खुदा न खास्ता किसी और सूबे में कोई ऐसा कोई मसला हो जाए तो अब जेलों से निकाल के तो लोगों को लाके हुकूमत नहीं बनाएंगे ना। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था और ये सियासी जमातें जितनी हैं, तहरीक इंसाफ समेत, ये जो इस वक्त आइन को ऊपर नीचे कर रही हैं और ये समझ रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आगे जाके ये मामला सारे अदालतों में उठ सकते हैं और उठ सकते हैं और चैलेंज हो सकते हैं और इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़े कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होता कि अगर ये अदालत से या इलेक्शन कमीशन से रब्ता करते। देखें, ये कौमी असम्बली के इलेक्शंस की तारीख में ताख़ीर हुई है ना, मतलब इलेक्शन कमीशन को भी अदालत ने सख्ती से कहा, सदर को भी कहा, सबको जिम्मेदार, लेकिन एक तारीख दे दी तो अदालत इसका मसले का हल निकालती अगर आइन खामोश है। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये है कि अब मुबारकबाद देते हैं जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन साहब को और उम्मीद करते हैं कि उनकी निगरानी में इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ होंगे और वो इस जिम्मेदारी से नवरत आजमा होंगे। ये वो नुक्ता है जो कानूनी और आइनी नुक्ता है और ये अहम नुक्ता है। सही। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो अभी मुलाकातें हो रही हैं इस पर मैं रोज़ क्या कमेंट्स हम करें। मुस्लिम लीग नून वहाँ गई है, वो मिलेंगे केपी बलूचिस्तान जाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब, वो सारे मामला इस हफ्ते में और ज़्यादा मामला आगे चलेंगे तो इस पर बात करेंगे। सब बंदियाँ हो रही हैं, लेकिन ये कि पार्टियाँ जम नहीं हो रही, पार्टियाँ अपने अपने, यानी मुस्लिम लीग काफ जो है उसमें भी चौधरी शाफे हुसैन साहब का भी बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग काफ भी अपने टिकट पे इलेक्शन लड़ेगी, वो भी मुस्लिम लीग नून, क्योंकि वो अगर अपने सीटें जीतेंगे तो फिर किसी जिसको कहना चाहिए कि बार्गेनिंग पोजीशन पे आएंगे ना, यानी कोई अपनी बात मनवा सकेंगे। अगर सीटें ही उनकी कम हुई तो फिर तो वो तो फिर बात नहीं बन रहा। एक रुथलेस पॉलिटिक्स है ना इसमें। रुथलेस पॉलिटिक्स में तो उसकी कितनी सीटें, उसकी कितनी सीटें, उसको कितने की ज़रूरत है, उसको 4 की ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है, 2 सीटों की, 10 सीटों की, उस हिसाब से फिर ये मामलात होते हैं ना। तो उसमें ये इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि ये IBP को इशारा हुआ कि ज़रा सा भी कि जहांगीर तरीन साहब की नाअहलियत ख़त्म हो रही है तो वो पूरी पावर के साथ, अभी ये थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें होनी बाकी है, लेकिन जैसे क्लैरिटी वो पूरी पावर के साथ आके वो फिर मुकम्मल तौर पे पंजाब के अंदर अपनी सीटें लेंगे। और आप सोचें ना, अलीम खान साहब क्या लाहौर से नहीं लड़ेंगे इलेक्शन? लाहौर से अलीम खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्या? या मुस्लिम लीग नून को? तो ये अपनी जो है ना अपने अपने उस पर सारे इस वक्त सियासत अपने अपने उस पर हो रही है। बाकी इत्तेहाद बनता है, उस इत्तेहाद का कोई नाम होता है, ये नहीं देखें ना, क्या ये PDM होगी या PDM की तरह का कोई और नाम होगा इस इत्तेहाद का? भाई इत्तेहादी मतलब कोई किसी एक छतरी तले होंगे, उनका कोई नाम होगा, या वो इलेक्शन के बाद, मैंने कल भी बात की थी ना कि इलेक्शन के बाद ही बातचीत होती, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो इत्तेहाद बन जाता है ना कि जी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बन गया या कोई इत्तेहाद बना हुआ है, वरना तो ये है कि ये इलेक्शन के बाद फिर
अच्छा उसने 10 सीटें ली हैं, उसकी ज़रूरत है, उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो पता चला वो एक पार्टी ने हुकूमत बना ली, ज़रूरत पड़ी तो ले लिया था। तो ये जो है ये अच्छा है कि सियासी टेम्परेचर कम हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, सबके राब्ते हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन इसकी शक्ल सूरत अभी जो है इलेक्शन में कौन किधर कैसे क्या, और ये भी आने वाले दिनों में देखना है। और इसकी शक्ल सूरत जो है ये सामने आएगी ये हफ्ता 10 दिन में, मेरा ख्याल है आ जानी चाहिए। इलेक्शंस में अब कम वक्त रह गया। दूसरी जो बात है वो जंग वहाँ जारी है, ठीक है, और जंग जो है अब ये एक बहुत बहुत तल्ख रंग इख्तियार कर गई है। और ये कल जो कॉन्फ्रेंस और जो समिट ओआईसी की और साथ उसके अरब लीग की कॉन्फ्रेंस जो ख़त्म हुई और उसके बाद एक ही अलामिया जारी हुआ, 2 दिन होनी थी लेकिन एक ही दिन हुई, और उसके बाद वो अलामिया जारी हो गया जिसमें मुतालबा किया गया, और उसमें ज़ाहिर है कि इख्तलाफात थे, कुछ मुल्क चाहते थे यहाँ तक जाएँ, कुछ चाहते थे नहीं जाएँ, लेकिन इसमें जो है मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊँ, 2-3 सवालात ऐसे हैं जो कि अब आएंगे सामने आने वाले दिनों में। पहली बात तो ये सामने आएगी कि जो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि शायद मैं इस बात पर गौर कर रहा था, लेकिन पता नहीं गौर तलब बात है भी नहीं, क्या अफगानिस्तान की हुकूमत को ओआईसी ने नहीं माना? क्या ओआईसी में अफगानिस्तान की हुकूमत मौजूद थी या नहीं थी? ये एक सवाल है जो मेरा ख्याल है कि अहम है, क्योंकि ओआईसी के इजलास में अफगानिस्तान की हुकूमत की गैर हाज़िरी या उनके रहनुमाओं की मौजूदगी के हवाले ये वो कि पब्लिक नहीं हुई चीज़। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो क्या ओआईसी में मौजूद थी, उनके कोई रहनुमा, उनके जिस लेवल के रहनुमा थे, सरबराहान थे ना जी, तो अफगान हुकूमत के सरबराह जो हैं वो क्या वहाँ मौजूद थे या नहीं थे? ये एक अहम सवाल है। एक बात तो ये हो गई कि देखिए ना, उनकी क्रिकेट टीम दुनिया भर में क्रिकेट खेल रही है और बड़ी ज़बरदस्त कर रही है। उनके वफूद मॉस्को जा रहे हैं, उनके वफूद ईरान आ रहे हैं, उनके वफूद पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन एक मुज़ाकरात उनके चलते हैं, वो चाइना जाते हैं, सब। लेकिन ओआईसी में क्या वो मौजूद थी हुकूमत या नहीं थी? ये एक सवाल यहाँ पे मैं छोड़े जाता हूँ। दूसरी जो बात है वो ये है कि बड़े मुजाहरे कल लंदन में और इधर और दुनिया 3 लाख से ज़्यादा बड़े लोग निकले हुए थे सड़कों पे, इधर उधर सारा कुछ हुआ। लेकिन जो अलामिया है उसके बाद सारे ही ममालिक, जितने ममालिक इसमें अरब ममालिक ख़ास तौर पे जो कि बराह रास्त फ़लस्तीन के मामले में इन्वॉल्व रहे हैं, वो दबाव में आ गए, और उसमें वो दबाव में इसलिए आ गए हैं कि देखें, पहले भी जो जंगें हुई हैं ना, जितनी जंगें इसराइल के साथ हुई हैं उनमें अरब ममालिक चाहे 1 हो या 4 हो या 5 हो या जितने भी हों, इनकी फ़ौजें हारी हैं इसराइल से। एक ही दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसराइल 1982 में जब इसराइल दाखिल हो गया था लेबनान में 82 में, और 82 में दाखिल हुआ था, और उस वक्त ये हुआ था कि वहाँ पे कोई लिबनान की फ़ौज नहीं लड़ी थी, बल्कि लिबनान के तो सदर वहाँ पर जो हैं वो ये आ गए थे, बशीर गमाइल, जिनका कत्ल हो गया था। अच्छा। इसराइल ने जिनको अब वहाँ पे बिठा दिया था लाके, और उन्हीं के दौर में फिर जो है वो बड़ी तलखियाँ हैं उनके दौर से भी वाबस्ता, और इसलिए उनके दौर से बहुत ज़्यादा तलखियाँ वाबस्ता हैं कि वो जिस दिन ये हुआ कि वहाँ पर साबिरा और शतीला के जो कैंप हैं जी, उनमें जो है वो कत्लेआम हुआ। अगले दिन इनके यानी जिस दिन इनको कत्लेआम हुआ और अगले ही दिन वो बम से उड़ा दिया सदर को। ये बड़ी बड़ी तल्ख तारीख़ है, पहले मैं इसको बयान कर चुका हूँ, मुझे दोबारा इसको बात करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसी तरह से जब ये 2006 के अंदर हिजबुल्लाह ने 2 फौजी उठा लिए इसराइल के, अगवा कर लिए, उनको छुड़ाने के लिए जो लोग गए उनको मार दिया, वो मारे गए, इसराइल ने, जंग छिड़ गई। तो हिजबुल्लाह की जंग थी। सही। अच्छा, अब हुआ ये है कि 82 में भी जो इसराइल की फ़ौज बाहर गई, ताइफ एग्रीमेंट 89 में हुआ, वो खाना जंगी ख़त्म हुई, वो क्रिश्चियन मलेशियाज़ को इसराइल ने खड़ा कर दिया था, लेकिन क्रिश्चियंस अब बड़ी मोहब्बत से रहते हैं वहाँ पे इसराइल में। ताइफ एग्रीमेंट अगर मैंने कहीं देखा है ख़ुद कि बिल्कुल तरीके से कोई वहाँ पर, अब देखें ना, वहाँ पे द्रूज़ भी हैं, वहाँ पे मेरोनाइट क्रिश्चियंस हैं, वहाँ पे अहले तशी हैं, वहाँ पे सुन्नी हैं, लेकिन वहाँ पर किसी किस्म की आपस की उन्होंने बड़ी भुगती हुई है खाना जंगी। तो खाना जंगी नहीं होती, करवाने कुछ भी, वो इतनी मोहब्बत से रहते हैं सारे। मतलब है कि तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद लेबनान में अगर कहीं कोई कामयाब मुआहदा हुआ है ना, वो ताइफ एग्रीमेंट हुआ है कि खाना जंगी उसके बाद नहीं हुई। सही। अच्छा, अब लेकिन इसमें जो है, इसमें इशू ये है कि ये दबाव कहाँ कहाँ बढ़ रहा है। पहली बात तो ये है कि अरब ममालिक पे दबाव बढ़ रहा है, क्या हुआ, और वहाँ का मीडिया जो है वो ये सवाल मीडिया में उठाने शुरू कर दिए उन्होंने कि भाई ये जो है ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, मैं आज ये देख रहा था, इजिप्ट मिस्र का एहराम अखबार बड़ा अखबार है, ये 12वीं स्लाइड में मैं कोट कर रहा हूँ कि अरब इस्लामिक समिट फॉल्स शॉर्ट, ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस कंडेम इसराइल बट नो कंक्रीट मेजर्स। ये अल एहराम अखबार है मिस्र का, बड़ा अखबार है, बड़े अखबारों में से एक एहराम। अच्छा, अब इसमें जो है वो क्या वजह हुई, क्या हुआ कि वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है और शिफा अस्पताल जो है वहाँ का वो अंधेरे में डूब गया है। 39 बच्चे जो हैं वो इनक्यूबेटर्स में थे, उनका इंतकाल हो गया है। अब ये मेरे ख्याल से कार्डियक वार्ड भी बंद हो गया है इस वक्त अंधेरे में, और वहाँ पे फायरिंग, गोलियाँ, बॉम्बिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। रियाद में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें एक तारीख़ी मुलाकात है, बाकी तो सबकी मुलाकात आपस में हुई ना, जैसे शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान वली अहद और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। सदर इब्राहिम रईसी का ये पहला दौरा था जी 79 के बाद, तो उनकी मुलाकात जो है उनकी मुलाकात हुई। उनकी जो दूसरी मुलाकात हुई वो 79 के बाद हुई। सही। ये ईरान सऊदी अरब के दौरे के ताल्लुकात तो बीच में बेहतर हो गए थे, लेकिन उनकी जो असल मुलाकात की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनकी मुलाकात हुई जनरल रिटायर्ड अब्दुल फतेह सिसी के साथ, इजिप्शियन जो प्रेसिडेंट हैं। ये बड़ी तारीखी मुलाकात है। ये मिस्र और ईरान के सदूर की जो मुलाकात है, ये बड़ी तारीखी मुलाकात है। कोशिश बड़े महीनों से कोशिश हो रही थी। इसमें इराक का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा कि ये मुलाकात किसी तरह हो जाए, लेकिन ये है कि ये फिर रुक गए, मामलात रुक गए। लेकिन ये मुलाकात जो है, ये देखें, एक तो दोनों पुरानी तहजीबें, बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी अगर तहजीबें यहाँ एग्जिस्ट करती हैं इस्लामी दुनिया में, तो एक मिस्र की तहजीब एग्जिस्ट करती है, पैलेस्टाइन, मिस्र, ये सारा इलाका, और ये दूसरा ईरान। और दूसरा ये है कि इनके ताल्लुकात बड़े अजब रहे हैं। ईरान और मिस्र के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े, यानी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दो ऐसे मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क, जिनके ताल्लुकात ऐसे रहे हैं जैसे इनके, बड़े बड़े ऊंचे नीचे हैं। पहली बात तो ये कि 1939 में जो वहाँ के बादशाह थे शाह फवाद अव्वल मिस्र के, उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो ईरान के वली अहद के साथ कर दी। सही। मिस्र के बादशाह ने अपनी बेटी की शादी ईरान के वली अहद के साथ कर दी, और उनका नाम था शहजादी फौजिया, और वो जो है वो रज़ा शाह पहलवी की पहली अहलिया थी। सही। और इस शादी को जो है वो अच्छा, उसी ज़माने में ये हुआ कि वो शाह फवाद अव्वल की वो बेटी थी, और शाह फैसल जो मिस्र के शाह फैसल थे, जिनका बाद में तख्ता उलट दिया था जमाल अब्दुल नासिर ने, जनरल नजीब ने और कर्नल
नासिर ने, जो कर्नल स्कू कहते हैं, उनकी बहन थी, ठीक है। तो उनकी जो शादी है वो शहजादी फौजिया की, वो रज़ा, अच्छा इस पे ये जो शादी हुई तो इसके ऊपर एक तो ये है कि शिया सुन्नी वो बड़ा उस ज़माने में डिस्कस हुआ अरब दुनिया में कि ये बड़ी, ईरान के जो हैं रज़ा शाह, उसके जो बादशाह जो ये रज़ा शाह पहलवी के वालिद, पहले पहलवी ख़ानदान के, तो वो इस शादी में इंटरेस्टेड थे कि मैं अपने बेटे की शादी मिस्र के बादशाह की बेटी से करूं। मिस्र में वो एक्सेप्टेबल नहीं था, सही, मतलब मिस्र में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि मिस्र के जो उस वक्त बादशाह के बेटे थे, यानी जो शहजादी के भाई थे, जो बाद में मिस्र के बादशाह बन गए, शाह फैसल, जिनका तख्ता उलट दिया जमाल अब्दुल नासिर ने, वो तो बड़ा सख्त इसके खिलाफ थे। बहरहाल एक बहुत बड़ी तकरीब हुई कायरा में, फिर वो रुखसती हुई, रुखसती होने के बाद वो ईरान आई, या ईरान में आके उनकी यहाँ पर भी बहुत बड़ी तकरीब हुई। लेकिन फिर ये हुआ जो क्वीन मदर थी, यानी रज़ा शाह अव्वल की अहलिया जो क्वीन मदर थी, या जो रज़ा शाह पहलवी की वालदा थी, उनकी अपनी बहू से नहीं बनी। अच्छा, इनकी बहू मैगजीन्स पे आती थी, बड़ी ग्लैमरस खातून थी, शहजादी जो फौजिया थी, ये बड़ी लाइफ मैगजीन और ये बड़ी वो ग्लैमरस शख्सियत थी उनकी। लेकिन सास बहू का झगड़ा और नंदों का भी झगड़ा, ये ऐसा झगड़ा था जो अखबारों में आना शुरू हो गया था, मीडिया में भरा हो गया मीडिया, कि जी ये सास के साथ लड़ाई हो गई और ये हो गया, और वो रज़ा शाह जो है वो कहीं और, रज़ा शाह पहलवी कहीं और भी, मतलब है कि उनके मामला ठीक नहीं है घर पे, और ये और वो, मतलब अजीब किस्म का किस्सा हुआ। तो ये नाराज़ होकर चली गई वापस। यानी अगर हालिया तारीख में मुझसे कोई पूछे ना कि ईरान और मिस्र के ताल्लुकात पहली दफ़ा कब बिगड़े थे, तो मैं कहूँगा ये शहजादी फौजिया जब चली गई वापस तो तलाक हो गई, रज़ा शाह पहलवी ने तलाक दे दी उनको, और वो शहजादी थी, यानी उनके फिर अच्छा उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली, उनकी शादी दूसरी हो गई, और उनका 2013 में इंतकाल हुआ 91 साल की उम्र में, काहिरा में, वो 91 साल की उम्र उन्होंने पाई। अच्छा, बहरहाल तो ये हुआ कि वो, अच्छा उसी ज़माने में ये सफारती ताल्लुकात भी, पहले सफ़ीर भी आए, लेकिन पहले सफ़ीर जो आए तो वो जो हैं उनका काम ये था कि उन्होंने शादी की अरेंजमेंट करनी थी। ये शादी दोनों, एक बादशाह की बेटी की और एक बादशाह के बेटे की शादी की मंगनी, और ये और वो, मतलब वो सफारती ताल्लुकात इस तरह बहाल हुए थे, मतलब जदीद दौर में। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि ताल्लुकात जो हैं वो ज़ाहिर है कि जब वहाँ पे शाह फैसल का तख्ता उल्टा गया तो उसके बाद ये ताल्लुकात और ख़राब हो गए। सही। और जब वहाँ पर जमाल अब्दुल नासिर आए तो उसके बाद ये ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए, क्योंकि जमाल अब्दुल नासिर सोवियत यूनियन की तरफ उनका टिल्ट था, और यहाँ पे जो है ये शाह ईरान जो थे इनका टिल्ट अमेरिका की तरफ था। तो मिस्र और ईरान की आपस में नहीं बनी तवील अरसे तक। फिर उसके बाद ही हुआ, और फिर उसके बाद ही हुआ कि मिस्र नहीं बनी, लेकिन जो है वो एक वक्त ऐसा आया कि जब जमाल अब्दुल नासिर जो हैं उन्होंने, यानी इतने ताल्लुकात शाह ईरान से ख़राब थे कि जमाल अब्दुल नासिर जो थे वो आयतुल्लाह खुमैनी की तरफ उनका रुझान था। वो आयतुल्लाह खुमैनी के साथ रब्ता किया करते थे जमाल अब्दुल नासिर। शाह ईरान इस बात पे शदीद गुस्से में आते थे कि जमाल अब्दुल नासिर ये आयतुल्लाह खुमैनी से क्यों रब्ता करते हैं फ्रांस में। तो ये बहरहाल बड़ी एक कॉम्प्लेक्स इनकी हिस्ट्री है। उसके बाद फिर ये अनवर साद, जमाल अब्दुल नासिर का इंतकाल हो गया 1970 में, अनवर सादात आ गए। अनवर सादात ने फौरी तौर पे ताल्लुकात अपने बहाल किए शाह ईरान के साथ। अभी इनकलाब नहीं आया था, इनकलाब तो 79 में आना है ना, मैं तो उससे 10 साल 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ ना। अनवर सादात ने बड़ी इनकी जो है वो ताल्लुकात अच्छे हुए, सब कुछ हुआ। कुछ अर्से के बाद लेकिन वहाँ पे अनवर सादात का कत्ल हो गया। अनवर सादात का जो कत्ल हो गया, यहाँ इनकलाब आ गया। इनकलाब आ गया तो वो जो इस्लाम बोली जिसने अनवर सादात को मारा था, उसके नाम पे सड़क का नाम रख दिया, उधर टिकट भी निकाल दिया 1982 में, 82 में। तो ताल्लुकात फिर यानी तलखी की अरूज पे तल्ख रहे ताल्लुकात, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि शाह ईरान जो हैं
वो तमाम दुनिया छोड़ के उनको पनाह किसने दी? ये क्यों अनवर सादात के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा ईरान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात थे? इसीलिए कि शाह ईरान को पनाह जो है अनवर सादात ने दी, और अनवर सादात, ये शाह ईरान का इंतकाल जो है वो मिस्र में हुआ और अनवर सादात ने वहीं पे तदफीन की, अभी भी उनकी जो है उनका मकबरा वहीं है। तो ये ताल्लुकात बड़े ख़राब, थोड़े से दरमियान में जब मोहम्मद मुर्सी आए तो ताल्लुकात बेहतर हुए, लेकिन ताल्लुकात ख़राब ही रहे। मिस्र, ये मैं सऊदी अरब की नहीं बात कर रहा, मैं मिस्र और ईरान दो अलग, इनके अलग ताल्लुकात की तारीख़ है। तो जो सदर इब्राहिम रईसी और जो सदर सीसी की मुलाकात है, ये बड़ी एक तारीख़ साज मुलाकात है, और ये ताल्लुकात का बहाल होना, ये मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, चाहे वो ईरान सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो तुर्की सऊदी अरेबिया हो, कतर सऊदी अरेबिया हो, ईरान और जॉर्डन और मिस्र रह गए थे पीछे, तो अब इनके ताल्लुकात भी बहाल हो रहे हैं। वाहिद अरब मुल्क अगर कहीं जहाँ ईरान का सफारतखाना नहीं है सफार, तो वो मिस्र है, ठीक है ना। तो अब ये ताल्लुकात आगे की तरफ बढ़ेंगे और यकीनन बेहतरी आएगी इसमें। लेकिन बात यह है कि वहाँ जो कुछ हो रहा है उसका कोई हल नहीं निकला, यानी जो कुछ गज़ा में हो रहा है उसका हल नहीं निकला। अच्छा, अब जनाब, अब क्या मुमकिन आते हैं इसमें से? क्यों हल नहीं निकला? क्या हुआ? अचानक करारदाद पेश हुई, उस करारदाद के ऊपर जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो ईरान ने भी, मतलब सऊदी अरेबिया ने तो ज़ाहिर पेश की है, और सऊदी अरेबिया ने उसको बिल्कुल एंडोर्स किया कि जी ये बिल्कुल ठीक है और ये ऐसे होने चाहिए। लेकिन कुछ देर पहले ये जो 22वीं स्लाइड है, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी, जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है, उनका भी कहना यह है कि ईरान डिस्क्राइब्स 22वीं स्लाइड, ईरान डिस्क्राइब्स जॉइंट अरब इस्लामिक समिट रेजोल्यूशन एज इफेक्टिव, कि उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव ये करारदाद थी, ईरान इसके ऊपर बिल्कुल मुतमईन है। और इसी तरह से जो महर न्यूज़ एजेंसी है उसमें भी उन्होंने यही कहा कि OIC समिट ने ज़्यादातर ईरान के प्रपोजल्स को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, तो ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, लिबनान, ये सारे मुल्क जो हैं, इन मुल्कों को कोई इस पे इतराज़ नहीं है ख़ास। ये इसमें जो अभी बेचैनी कहाँ बढ़ रही है? बेचैनी बढ़ रही है, पहले सबसे ज़्यादा तो दबाव बढ़ रहा है लिबनान में। सही। और लिबनान में दबाव इसलिए पड़ रहा है कि ये जहन में रखें कि लिबनान में ये फ़लस्तीनी जब ये इसराइल बना था, तो फ़लस्तीनी जो नबका, ये नबका का आज दोबारा जिक्र किया है, और ये ज़ख्मों पर पहले से जो ज़ख्म भी किया, अब तो ज़ख्म भी नहीं रहे, लेकिन इसराइल के जो मोसाद के साबिक सरबराह रहे हैं ये उनके वज़ीर, इसलिए मैं उनकी जो 6 स्लाइड है ये मैं उनको इसलिए रूल आउट नहीं कर रहा कि ये मोसाद के साबिक सरबराह रहे हैं, ठीक है। वी आर रोलिंग आउट नकबा 2023, ये दोबारा नकबा है। नकबा का लफ्ज़ जो है ये फ़लस्तीनियों के लिए और अरब दुनिया के लिए ये एक ज़ख्मी लफ्ज़ है। नकबा, नकबा का मतलब है तबाही। सही। और नकबा वो दिन है जब अरब दुनिया जंग हार गई थी इसराइल से, और उसके बाद 7.5 लाख लोग 1948 में इन कैंपों में गए थे, जहाँ पे गज़ा का कैंप, ये गज़ा में जो कैंप हैं ये 1948 में बने थे, और ये उनकी चौथी नस्ल है जो मर रही है, जो मर रही है, चौथी या 5वीं नस्ल है, ठीक है, जो अभी कत्ल हो रही है। तो ये गज़ा गए थे, लेकिन ये गज़ा के साथ ये लिबनान भी गए थे और ये उर्दन भी गए थे। अगर हम वो नक्शा देखें कि जिसमें ये मुख्तलिफ कैंप्स बने हुए हैं, तो लोगों को गज़ा के कैंप्स का तो शायद इतना नाम ना पता हो, लेकिन साबरा शतीला के कैंप्स का लोगों को बिल्कुल पता है कि लिबनान में बैरूत के मुज़ाफ़ात में साबरा शतीला के कैंप हैं। और जब ये बशीर गमाइल का कत्ल हो गया, बशीर गमाइल के कत्ल के अगले दिन एक वहाँ पे एली होबेका एक बंदा जो था उसको जिम्मेदारी दी, उन्होंने क्रिश्चियन मलेशिया उसको वो हेड करा, उसको कहा, इसराइल ने इशारा किया कि तुम जाके साबरा शतीला में कत्लेआम करो। तो साबरा शतीला में कत्लेआम हुआ, और वो कुछ 24-48 घंटों के दौरान कुछ 2,500-3 हज़ार लोग उस कैंप के अंदर कत्ल कर दिए गए, इस बुनियाद पे कि वो जो फ़लस्तीनी, मतलब ये एक बहुत, साबरा शतीला का कत्लेआम ऐसा है जो कोई नहीं भूल सकता।
और ये जो बंदा है अली हबीका, फिर इसको काफ़ी अरसे के बाद जो है ये एक कार बम धमाके में ये अपने सारे साथियों और अहले खाना के साथ ये गाड़ी इसकी उड़ा दी गई, जो उसको हेड कर रहा था सही इस कत्लेआम को। ये लिबनान का ही था। सही। अच्छा, और लिबनान के ही हवाले किया था कि तुम कत्लेआम करो। अच्छा, अब इसमें तो एक तो ये हो गया कि इसके ऊपर सब का इत्तेफाक है, लेकिन वो बॉम्बिंग तो जारी। अच्छा, अब ये तो एक तो बात ये उन्होंने की कि इसराइल के वजीर ने कि वी आर रोलिंग आउट नकबा 2023, यानी इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने सारे फ़लस्तीनियों को, ये दोबारा अगर 6 हम स्लाइड देखें कि हमने जिस तरह 1948 में निकाल दिया था फ़लस्तीनियों को या ख़त्म कर दिया था, हम उसको 2023 में दोबारा दोहराने जा रहे हैं। सही, ठीक है। एक तो बात हो गई ये। दूसरी जो बात है वो आज इसराइल जो है नेतन्याहू आज अब देखें कि इसका क्या होता है, व्हाट नेक्स्ट। टाइम्स ऑफ इसराइल, नेतन्याहू ने कल कॉन्फ्रेंस हुई और सारा कुछ हुआ और ये ख़त्म हो गया, एलामी आ गया, उसके बाद नेतन्याहू ने एक तो बॉम्बिंग जारी रखी, जो मैंने कल भी बात की थी कि ये बिल्कुल लाहासिल सी करारदाद है। पहली बात तो ये कि थर्ड स्लाइड अगर देखें तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि विल डिफाई द वर्ल्ड इफ नीडेड टू डिफीट हमास। पूरी दुनिया भी अगर हमें रोकेगी तो हम नहीं रुकेंगे, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी गजा को नहीं रन करेगी, यानी महमूद अब्बास भी फारिग हो गई। ये जो प्रपोजल था ना कि जी हमास नहीं महमूद अब्बास रन करें गजा, महमूद अब्बास को दे दी जाए, हमास को, वो कह रहे हैं नहीं महमूद अब्बास भी नहीं, महमूद अब्बास भी फारिग है, गजा हमास भी फारिग है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब उन्होंने तो एक तरह से ये कह दिया कि जी ये तो दोनों जो हैं ये अच्छा, अल जज़ीरा इस तरह की खबर नहीं लगाता, देखिए बहरहाल अल जज़ीरा भी ने भी खबर दी 8वीं स्लाइड कि पैलेस्टीनियंस इन लेबनान डिसअपॉइंटेड दैट हिजबुल्लाह वोंट एस्केलेट। अच्छा, हिजबुल्लाह दुआ में आ रही है ना कि भाई हिजबुल्लाह जो मतलब है कि अच्छा वो लड़ाई मुस्तकिल हो रही है हिजबुल्लाह की। वो उन्होंने हज़रत नसरुल्लाह ने कहा है कि हमारा तो फ्रंट खुला हुआ है जंग के साथ, लेकिन वो ये फ़लस्तीनी कैंपों में मौजूद फ़लस्तीनी है ना। अब ये वो हैं जिनके रिश्तेदार कोई फ़ोन पे बात कर लिए, मिल तो सकते नहीं है, लिबनान से तो ट्रैवल नहीं कर सकते ना यहाँ पे गजा, ना उनके पास पासपोर्ट है ना शनाख्ती कार्ड है, बल्कि वो कैंपों से ही नहीं निकल सकते बाहर। मैं तो इनके कैंपों में गया हूँ, शायद साबरा शतीला में, वो कैंपों तक ही मैसूर हैं। उनके पास लिबनान का शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो बगैर शनाख्ती कार्ड के कैंपों में रहते हैं। और फिर वो बड़ी सस्ती उनको क्योंकि वो उनको काम करने की परमिशन वगैरह चंद घंटों की, तो वो बस ऐसे ही छोटे मोटे काम कर आके वहाँ पे जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं जो लास्ट टाइम गया था वो तो महमूद अब्बास साहब से बड़ा नाराज़ थे कि वो लिबनान आए लेकिन हमारे कैंपों में नहीं आए। और तो वहाँ हमास का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है साबरा और शतीला के कैंपों में। तो वहाँ एक बेचैनी बढ़ रही है कि भाई ये हमारे जो साथ कुछ लोग इधर आ गए थे, मतलब एक बहन इधर आ गई, भाई गजा में सेटल कर दिया, वो आगे उनके बच्चे वो फ़ोनों पे बात कर रहे हैं, ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं देखा, मौका मिल गया होगा देखने का, तो वो अब उनके उधर नस्ल ख़त्म हो रही है, वो उधर बैठे हैं, एक कैंप में बैठे हैं, वो उधर नहीं जा सकते। तो ये बेचैनी उर्दन में भी बढ़ रही है जहाँ पे फ़लस्तीनी मौजूद हैं, ये लिबनान में बढ़ रही है और ये बढ़ रही है। अच्छा, अब हिजबुल्लाह का मैं जिक्र इसलिए करूँ कि अगर ये जो मैंने बात की ना कि अगर कभी इसराइल को शिकस्त हुई 1982 में, वो बाहर निकले वापस जी, तो वो अरब फौजों से नहीं निकले, वो हिजबुल्लाह ने निकाला उनको, या इस तरह की तंजीमों ने। या 2006 में जो लड़ाई हुई तो अरब फौजें तो नहीं आ गई थी ना, हिजबुल्लाह लड़ रही थी। अच्छा, उधर भी 1000 बंदे उनके गए, उधर इन्होंने 100-200 इनके मार दिए, तो लेकिन फिर जंगबंदी करनी पड़ी इसराइल को। तो वो फौजें नहीं थी, मतलब लिबनान की फौज तो नहीं थी ना, हिजबुल्लाह है। अच्छा, अब इशू ये है कि ये तो हो गया मुल्कों का, और अब इसमें हमास की लीडरशिप क्या मुतमईन है इससे करारदाद से? 2-3 सवाल उठ रहे हैं ना यहाँ पे। पहले ये था कि जी ईरान, लेकिन ईरान ने कहा कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, ईरान ने ये बात कर दी। अच्छा, अब हिजबुल्लाह जो है जी, वो तो जंग में छिड़ी हुई है वहाँ पे। तो वहाँ पर मैंने हिजबुल्लाह के लोगों से भी जो बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम अभी इसके खुल के हम बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है इस करारदाद में, हम तो यहाँ लड़ रहे हैं, और यहाँ पर जो कैंपों में फ़लस्तीनी और बाकी लोग थे, तो मतलब यहाँ तो वो बहुत तवक्को कर रहे थे कुछ होगा।
तो ये तो सब मुल्क इसके ऊपर तो मुतमईन हो गए हैं जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि तो ये एक बेचैनी बढ़ रही है, साथ ही ये बात है। अब इसमें जो खौफ है जिस बात का या डर है जिस बात का, वो ये है कि फिर दूसरी फोर्सेस जन्म लेती हैं और वो फिर ऐसे मौक़ों पे, जो कि हुआ है यहाँ पे, जो मिडिल ईस्ट में ऐसे हुआ है ना, माजी में भी ऐसे, भाई PLO कहीं जहाज़ अगवा हो रहे हैं, कहीं लोग अगवा, अभी भी लोग अगवा है ना, अभी भी लोग अगवा हैं, उधर के लोग जो हैं वो इसराइल के फौजी तो अगवा हैं। अच्छा, इसराइल ने आज क्या किया इन हालात में, उन्होंने उनका फिनलैंड के साथ जो है वो एक डिफेंस पैक्ट उनका पहले भी होना था खैर, लेकिन इन हालात में भी उन्होंने शो करने के लिए कि जी हमारे जो मसाइल हैं, हमारा कोई इशू नहीं है और हमारे हालात वगैरह बिल्कुल ठीक हैं और नॉर्मल एज होता है ना कि एज नॉर्मल सब चल रहा है। तो उन्होंने अपना डेविड स्लिंग जो सरफेस टू एयर इंटरसेप्टर मिसाइल है वो उन्होंने आज डील कर ली फिनलैंड के साथ। फिनलैंड वो मुल्क है जो कि अभी शामिल हुआ है नेटो के अंदर, और ये अमेरिका और इसराइल ने मिलकर बनाया है। और अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये बड़ा अच्छा, लेकिन ये तो अभी मेरे ख्याल से इस जंग में तो, लेकिन ये माहिदा चूँकि पहले तय हो गया हुआ था, तो ये फिनलैंड के साथ आज सेरेमनी वगैरह हुई है। सवाल ये है कि अब मजम्मत भी नहीं हो पाएगी, अब क्या मजम्मत करेंगे, रोका जाए, जंग जारी है वहाँ पे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि महमूद अब्बास भी नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा, दुनिया खड़ी हो जाए सारी, मैं तो लड़ूंगा। अच्छा, साथ ही अब वक़्फ़ा लें एक, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक और इसका रंग खतरनाक है कि अब कुछ तो होना है ना जी, तो व्हाट नेक्स्ट। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक वक़्फ़ा लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तो जो मौजूदा हालात है इसमें फिर ये इसराइल की जाहिरियत कैसे रुकेगी? देखें, इसने कहीं तो रुकना है ना, लेकिन अब ये कोई अगली कोई बदसूरत, कोई ख़राब, मज़ीद तल्ख मामला की तरफ हालात जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सफारतकारियाँ और कॉन्फ्रेंसेस और मुज़ाकरात और मुतालबे और ये तो जाहिरियत को रोक नहीं पाए। लेकिन इसमें जो दो, मैंने कहा ना कि आज 2-3 बातें, एक तो ये कि इन्होंने ये जो लफ्ज़ दोहराया नकबा 2023 का, तो उससे ज़ख़म ताज़ा हो गए, क्योंकि नकबा के नतीजे में ही यहाँ से 7.5 लाख फ़लस्तीनी गए थे, और ये अरब दुनिया में एक बहुत अजब सा लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ को के साथ बहुत तल्ख़ यादें हैं। तो एक तो उन्होंने कहा कि दोबारा यहाँ से हम साफ़ करने वाले हैं सारे फ़लस्तीन। दूसरा ये कि महमूद अब्बास भी नहीं होंगे, यानी ये भूल जाएं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अंडर में आएगा, गज़ा उनके अंडर में भी नहीं आएगा, और मतलब गज़ा से ही हम सारे फ़लस्तीनी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मिस्र जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पानी में जाएंगे? लाशें कहीं जाएंगी उनकी? कहाँ जाएंगे फ़लस्तीनी? 20 लाख से ज़्यादा, ये किसी को नहीं पता, इसके बारे में खामोशी है। लेकिन जो इसमें जो अब देखें ना, गार्डियन आज का कह रहा है कि नेतन्याहू, जो 19वीं स्लाइड है, गार्डियन कह रहा है कि नेतन्याहू सेट्स आउट अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोस्ट वॉर, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि इसमें जो विजन है ये पोस्ट वॉर, और उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह विल, 25वीं स्लाइड, हिजबुल्लाह, नेतन्याहू की जो आज की स्पीच है रात की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। नेतन्याहू कह रहा है कि हिजबुल्लाह विल नो लॉन्ग, हिजबुल्लाह, हमास की बात नहीं हो रही, हमास की क़यादत की अभी तक रिस्पांस नहीं आया, जिसमें हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या वो, क्योंकि हमास के लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं और मर रहे हैं ना वहाँ पे, तो हमास की लीडरशिप का रिस्पांस भी आना है अभी, कि वो क्या इससे मुतमईन है ओआईसी से, क्योंकि कतर और ये सारे मुल्क अगर मुतमईन है तो फिर वो उनकी पोजीशन बड़ी एक, यानी अब मैंने कहा ना, देखते हैं कि आगे क्या सूरत बनती है। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह विल नो लॉन्गर बी अ थ्रेट आफ्टर द वॉर, नेतन्याहू ने कहा है। लेकिन ये तो चले, जो एग्जैक्ट वर्डिंग है जो कि कोट हुई है उनके मीडिया में, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तो उनके साथ गैलेंट भी थे, उनके वजीर दिफा भी थे और कमांडर्स भी थे, बाकी नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2-3 बातें जी। एक तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को हम, जो 3rd स्लाइड है इसको दोबारा देख लेते हैं, वी विल डिफाई द वर्ल्ड इफ नीडेड टू डिफीट हमास, ठीक है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कांट रन गजा आफ्टर द वॉर, ये 3rd स्लाइड को हमने दोबारा देख लिया। ये बैक टू बैक 3 स्लाइड्स मैं बता रहा हूँ कि जो स्पीच के
अहम नुक्ते क्या हैं। दूसरी बात यह है कि यूरोशलम पोस्ट क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो गैलेंट हैं वजीर दिफा जी, उन्होंने हिजबुल्लाह को थ्रेट किया डायरेक्टली। हसन नसरुल्लाह की स्पीच ख़त्म हुई और उन्होंने आगे से हसन नसरुल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा कि व्हाट वी कैन डू इन गजा वी कैन डू इट इन बैरूत। जो हम गजा में कर सकते हैं वही हम बैरूत में भी कर सकते हैं, ये जहन में रखना। अच्छा, और उसके बाद जो है गैलेंट ये बात वो आज चले गए शुमाली इसराइल में, बिल्कुल लेबनान के बॉर्डर्स के पास। सही। और ये मैं 5th स्लाइड यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और टूरिंग नॉर्थ गैलेंट वॉन्स हिजबुल्लाह क्लोज टू मेकिंग अ ग्रेव मिस्टेक, गलती भी मत करना, और ये अगर हम गजा में जो कर रहे हैं वो हम बैरूत में भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो यहाँ पर इशू, अच्छा इसके ऊपर जो सैयद हसन नसरुल्लाह ने रात को स्पीच की थी कल, तो वो ज़ाहिर है कि यहाँ पे एक सारे अरब ममालिक हैं, और ज़ाहिर है कि अरब ममालिक से हटके और लेबनान की अपनी इंटरनल डायनेमिक्स बड़ी इस वक्त जो है वो, मतलब बशारुल असद भी हैं, और अच्छा रशिया के अंदर अपने मसाइल खड़े हो गए हैं इस वक्त। उनका एक ल्यूहेंस के अंदर जो है एक उनका बंदा, उनका एक मारा गया ब्लास्ट में, उसको यूक्रेन का कहना है कि हमने मारा है। ये अभी आ रही है ना, सर्द मौसम आ रहा है, तो इससे पहले वो जनरल विंटर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले ये यहाँ पे बहुत कुछ, ये सर्दियाँ जो है ना ये बड़ी डेडली होती हैं जंगों में। सर्दियों का अपना एक रोल होता है, इसीलिए यहाँ पे ये स्प्रिंग ऑफेंसिव, जिस ज़माने में ये अफ़गानिस्तान में तालिबान और अमेरिका की लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पे वो स्प्रिंग ऑफेंसिव की बात होती थी कि बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई, अब जंग रुक जाएगी, पहाड़ों में चढ़ गए, स्प्रिंग ऑफेंसिव होगा, जब बर्फ़ पिघलेगी तो लड़ाई फिर शुरू होगी। इसी तरह से ये जो सर्द मौसम है ये यूक्रेन की जंग में, और गज़ा में तो खैर गर्मी सर्दी का वहाँ तो कत्लेआम हो रहा है ना, उसको तो साबरा शतीला प्लस 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 करके उसको मल्टीप्लाई कर दें, वो तो किस्सा ही कुछ और है। वो तो जंग नहीं है, वो तो अब एक रुथलेस मर्डर हो रहा है, और वो तो कह दिया उन्होंने कि नकबा, और ये यहाँ पे कोई फ़लस्तीनी नहीं रहेगा, ये यहाँ पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी, महमूद अब्बास भी नहीं होगा। अच्छा, लेकिन जो इशू है दूसरा वो ये है कि जो जंग का दूसरा जो असर पड़ेगा सर्दियों में, वो पड़ेगा चाइना इंडिया चाइना का जो है ये, क्योंकि वो पहले भी बात हो चुकी है कि बूट्स कितने चाहिए, खर्चा कितना चाहिए, क्या कैसे जंग, क्या आगे पीछे सारा। और इसी दौरान ये जो प्रीमियर शी जिनपिंग का दौरा है अमेरिका का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। अच्छा, इस दौरे से पहले एक तो अमेरिका ने ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे और चाइना के दरमियान मिलिट्री कम्युनिकेशंस बहाल होने चाहिए, फौजी राब्ते भी बहाल होने चाहिए। फौजी राब्ते ख़त्म है, फौजी राब्ते हमारे बहाल होने चाहिए। दूसरी बात यह कि ताइवान का जिक्र नहीं करने जा रहे वो, अमेरिका ताइवान का जिक्र करने ही नहीं जा रहा। यानी ये एक बहुत ही गुडी दौरा होने जा रहा है, जिसमें यह है कि मतलब आप बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे, कोई मसला ही नहीं है, कोई हमारी आपसे लड़ाई नहीं आपकी, इस तरह के। हालांकि इस वक्त पूरी दुनिया में फड्डा ही तो ताकतों का चल रहा है, लेकिन ये कि आप भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छा हाथ में लगे थे। तो वहाँ ना कोई ताइवान, कोई तल्ख बात नहीं, कोई ताइवान नहीं, कोई वहाँ पे जो है वो इंडिया तो छोड़ दें, इंडिया चाइना बॉर्डर ये छोड़ दें, कोई ऐसी बात नहीं, गुडी कि हाँ भाई अच्छा जी मिलिट्री रिलेशनशिप होनी चाहिए, ताल्लुकात बहाल होने चाहिए, दुनिया की इकॉनमी के लिए क्या विजन है आपका। अच्छा, बाइडेन तालियां बजा रहे हैं, उनकी वो मतलब है कि बस ये गुडी एक हो रहा है कि भाई ये मामला जो है ये ख़राब नहीं होना चाहिए चाइना और जो है वो अमेरिका का। लेकिन ग्राउंड जो है दुनिया में, ग्राउंड पे हर जगह जो भी फड्डा है हो रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ऐसे ही सैर करके आए हैं क्या पुतिन। मसला ये है कि ये सारा जो एक बहुत बिटर और ख़राब, और अफ्रीका और वैगनर ग्रुप बेसेस, और ये बड़ा एक नहीं होता, बड़ी एक जंग, जिसमें बदकिस्मती के साथ पहली मैसिव कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो फ़लस्तीनियों की हुई हैं। और ये मैसिव कैजुअलिटीज़ फ़लस्तीनियों की हुई हैं इस तरह से कि ये इससे पहले भी जब दुनिया में ताकतें ऊपर नीचे हो रही थीं, तो उस वक्त भी मैसिव कैजुअलिटीज़ अगर किसी की हुई थी, और कोई किसी के हाथ से ज़मीन चली गई थी, और कोई दरबदर हो गए थे लोग, और उनका कत्लेआम हो गया था, जो नकबा के नाम से याद किया, तो वो भी
उसी वक्त हो रहा था जब ये दुनिया ऊपर नीचे ताकतें ऊपर नीचे हो रही थी, और बरतानिया यहाँ पे एक इसराइल बना के और पीछे हट के और आगे पीछे, क्योंकि ये 48 की बात हो रही है ना, इसराइल 48 में बना है, 47 या मतलब ये जंग ख़त्म हो चुकी है, अब 48 है ना, 48 के अंदर बना है, तो दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो गई है। कैसे अमेरिका ने आगे आना है, ये क़ुव्वतें पीछे हट रही हैं, एक तो ये जो इसमें पहला मलबा फ़लस्तीनियों पे गिरा, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ और शहादतें, और अब फिर उनका आ गया सबसे पहले। ये कोई और थिएटर भी खुल सकता था, लेकिन बदकिस्मती से ये फ़लस्तीन में खुला। लेकिन ये है एक ही बड़ी पिक्चर, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, एक लार्जर पिक्चर है। आप नाइजर के वाक़यात को आप ताइवान के साथ जोड़ेंगे, आप कोलंबिया के अंदर कोई बगावत हो रही, कोई तख्ता उलट, कोई इलेक्शन हो रहा है, कोई मालदीव का इधर से उधर उसके साथ जोड़ेंगे, कोई बांग्लादेश के अंदर हंगामे हो रहे हैं, उधर उसके साथ जुड़ जाएगा, उधर मशरिक़ वस्ता में कुछ हो रहा है, वो अब अफ्रीका से जुड़ेगा, लिबनान में क्या होता है, वो मतलब ये बड़ी वाइडर जंग। उसमें क्या है, एक चीज़ कि मुल्क अपना इस्तेकाम रखें, ठीक, मुल्क अपने अंदर इस्तेकाम रखें, 2-3 चीज़ें, इलेक्शन तो हमारे आ रहे हैं ना, और होंगे और ठीक होने चाहिए, लेकिन मईशत नंबर 1, नंबर 2 डिफॉल्ट शिफॉल्ट तो फजूल बातें हैं ना, ये तो छोड़ दें। सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न इंटरनल और एक्सटर्नल, जो कि बराह रास्त आपकी मईशत से, और इस्तेहकाम, मुल्क में लोग इस्तेहकाम के मतलब है कि अदम इस्तेहकाम ना हो, पता नहीं क्या होना, मतलब अभी तो ये है ना कि ज़रा थोड़ी सी ये आपस में मिल रहे हैं, अगर ये तहरीक इंसाफ के साथ भी बात कर लेंगे तो और टेम्परेचर कम होगा। लेकिन यह है कि इस्तेहकाम के साथ इलेक्शंस की तरफ, और इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट्स और इकोनॉमी, क्योंकि ये आगे किस तरफ जा रही है दुनिया और क्या मामलात होने जा रहे हैं, और कैसे ये अचानक हुआ है वाकया, ये अचानक ही हुआ है ना, यानी आज से 1.5 महीना पहले तो कुछ सोच भी नहीं सकता था कि ये पूरा मशरिक़ वस्ता पूरी दुनिया हिल जाएगी और 12,000 के करीब शहादतें हो जाएंगी। तो ये देखते हैं कि अब ये जंग तो जारी है, किस शक्ल में होती है, क्या होता है, ये अरब ममालिक, क्या ये अरब या मुसलमान ममालिक अपनी फ़ौजें नहीं उतारते, क्या किसी और रुख में और रुख यानी कोई प्रॉक्सीज या और किसी अंदाज में ये आगे बढ़ाते हैं। देखें ना, हुती से हमने तो नहीं कि कोई भी नहीं है, हुती ने कहा है खुद है, तो बात ये है कि वो किसी और अंदाज में, तो फिर वो मामला तो क्योंकि उसमें फिर कोई ओन नहीं करता ना चीज़ों, फिर वो ख़राब हो जाते हैं मामला, और फिर उसमें ये होता है कि फिर उसमें ऐसी क़ुव्वतें आगे आती हैं जो ममालिक नहीं होते, बल्कि वो आप समझ लें कि वो गैर मतलब वो पावर्स होती हैं, लेकिन वो फिर मुल्कों के ऊपर हावी आ जाती हैं फैसला करने के लिए। सही, तो देखेंगे ये मामला किस तरफ जाता है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त, अलाने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों बिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।